हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि सेबी ग्रेडेड 2022 के पेपर 1 में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे आपको इन सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए और हमारी पूरी फुल ऑन स्ट्रेटेजी इन सब्जेक्ट के लिए क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे साथ नरवीर सर हैं, वो आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे और क्वांट और रीजनिंग के साथ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो आपका 2022 का एग्जाम होना है उसमें सब्जेक्ट और कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर हम पेपर 1 का ही डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पेपर 1, इस पेपर 1 के अंदर आपको यहाँ पे इसमें पूरा मेंशन किया गया है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग से पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये 100 मार्क्स का होगा आपका। और इसमें जीए वाला सेक्शन भी रहता है, जनरल अवेयरनेस वाला, बट वो अलग से। आज हम सिर्फ क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और 60 मिनट इसमें टाइम ड्यूरेशन मिलती है और जो कट ऑफ है वो 30% रहती है ओवरऑल पूरे पेपर में से। ठीक है, तो पूरा पैटर्न भी मैं आपको समझा देता हूं इसका। तो सबसे पहले पैटर्न की चर्चा कर लेते हैं। तो पैटर्न फॉर फेज 1 पेपर 1। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन रहेंगे आपके क्वांट, और ये 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वांट से जो कि 25 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क का होता है यहाँ पे। और सेम रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 25 मार्क के होंगे, और इंग्लिश में भी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, और जीए में भी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। ये आपका फेज 1 पेपर 1 का पूरा पैटर्न है। ठीक है ना, तो इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए वो ये कि पहला तो जो एग्जाम है आपका वो ऑनलाइन मोड पे है। दूसरा, इस पेपर 1 के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे 80, टोटल मार्क्स कितने होंगे 100, टोटल टाइम कितना मिलेगा 60 मिनट, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4, यानी हर एक पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए आपको 1.25 मिलेगा, तो -3.3125 आपका डिडक्ट होगा हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ओवरऑल आपको इस पेपर से 30% लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए फॉर फेज 2। ठीक है, यानी इस पूरे में से कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में एक भी सवाल नहीं किया आपने, लेकिन अगर आपने क्वांट, जी और इंग्लिश में से 30% अबव कर लिया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी सेक्शन में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और कोई भी सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं है। कंपोजिट 60 मिनट मिलेंगे, 100 आपको 80 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो कि 100 मार्क्स के होंगे आपके। ठीक है, तो ये आपका फेज 1 पेपर 1 का पूरा कंप्लीट पैटर्न है। अब हमें इन जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा सवाल ये कि बार बार बच्चे ये बोल रहे थे कि सर क्वालिफाई तो करना है, 30% मार्क्स ही तो चाहिए चारों सब्जेक्ट को मिला करके। ठीक है, तो कौन से कुछ अगर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए जो बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो उसी से हमारा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो मैं पूरा आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्वांट की चर्चा हम लोग करेंगे। तो क्वांट के लिए ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस रहता है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चैप्टर्स जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि इन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका 18 वाला पेपर है, चाहे वो आपका 2020 वाला पेपर है। ठीक है, पहले तो पैटर्न भी डिफरेंट होता था। ठीक है, अगर 2020 को छोड़ दें तो उससे पहले 40 क्वेश्चन पूछे जाते थे इस सेक्शन से, बट अब 20 क्वेश्चन हो गए जो कि 25 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है जो कि आपको पूरे टॉपिक पढ़ने चाहिए। बट अभी आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम है, तो कुछ एक टॉपिक मैंने यहां से सेलेक्ट किया है जिन्हें पढ़ करके आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है ना, तो हाउ टू प्रिपेयर, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना जरूरी क्यों है, ये आपको ये बता देगा कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना, मतलब कि एरिया कैसा रहने वाला है, कि पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस किस ढंग से पूछेगा। ठीक है, एक होता है कि अगर हम कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दें तो इतने नंबर ऑफ टाइप्स मिल जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी टाइप पढ़ूं, कौन सी छोड़ूं, तो बड़ा असमंजस रहता है। ठीक है, लेकिन पीवाईक्यू करने के बाद एक हमें ये लेवल का पता चल जाता है कि अच्छा इतना सा लेवल होता है, तो यहां तक मैं पढ़ करके जाऊं एग्जाम के अंदर। ठीक है, पूछने का तरीका, लैंग्वेज क्या है पेपर की, तो वो बहुत सारी चीजें जो मायने रखती है, तो इसलिए आपको पीवाईक्यू को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात क्या, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे बता रहा हूं आपको। ठीक है, और नॉर्मली भी इन्हीं टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं आज तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, चाहे सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, डीआई है। ठीक है,
ध्यान रखना डीआई में सभी टाइप का डीआई है, वो अर्थमेटिक डीआई भी है, कैसलेट डीआई भी है, और नॉर्मल आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, टेबल बार, ये सब चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा ये ध्यान रखो, जब परसेंटेज पढ़ोगे ना तो परसेंटेज को बहुत बेसिक से पढ़ना, ताकि बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं परसेंटेज में जिनसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनाना आसान है, जिनसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब बनाना आसान है। लेकिन जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ोगे तो बहुत टॉपिक कवर करेगा ये। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, एजीज का कंसेप्ट है, जितने भी आपके टाइम एंड वर्क में यूज होता है, ठीक है। जब आपका टाइम कांस्टेंट हो तो जो स्पीड और डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सब चीजें सीखनी है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो यहीं से बने हैं, इन्हीं से बने हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीजें ध्यान में रख के आपको बनाना है, तो इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा है अच्छे से तो उसमें कोई गुरेज भी नहीं है कि मैंने पूरा सिलेबस तैयार किया, तो कोई उसमें नुकसान वाली बात नहीं है। बट पेपर में कम टाइम है और कहां हम ज्यादा इस टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन टॉपिक में इन्वेस्ट करिए और यहां से आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगी, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, स्टडी फ्रॉम बेसिक्स। कोई हाई फाई क्वेश्चन ऐसे नहीं कि बिल्कुल बहुत बड़े लेवल से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि सीधा हमने तो सीधा कैसलेट डीआई खोल लिया, नहीं। पहले आपको टेबल बार, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स ग्राफ, ये सब आने चाहिए, तभी जाकर के आप बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो इन्हीं को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के बनाया गया डाटा है, ठीक है। जैसे टेबल ग्राफ के अंदर आपको डायरेक्ट डाटा दिया होता है टेबल के रूप में, अब कैसलेट में क्या होगा, कैसलेट में वही टेबल आपको बनानी पड़ जाएगी। तो फिर पहले कैसलेट बनाना आसान है कि पहले टेबल, तो पहले टेबल सीखना चाहिए ना आपको, फिर कैसलेट पे जाना है आपको, ठीक है ना। तो बेसिक से आपको तैयार करना हर एक टॉपिक को। जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज में जब आप फ्रैक्शंस वगैरह पढ़ेंगे या परसेंटेज को नॉर्मल कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसी भी नंबर में जैसे बोल दिया कि 87.5% ऑफ 1280 लेना है, जब आप ये सब बातें सीखेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन वाला जो चैप्टर है जहां से ये क्वेश्चन पूछेगा 5 क्वेश्चन, वो भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर सीरीज में जो लॉजिक यूज होंगे वो भी सारे कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो बेसिक से पढ़ने का फायदा क्या होगा कि आपकी स्पीड अच्छी होगी, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर पाओगे, नंबर सीरीज कर पाओगे, और दूसरा डीआई सोल्व कर पाओगे। कैलकुलेशन अच्छी के बिना डीआई नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसलिए बेसिक से सोल्व करना जरूरी है, ठीक है। कम टॉपिक है बट पढ़ना बेसिक से, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया कुछ भी। और पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन फ्रॉम एवरी टॉपिक। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा और कंसेप्ट और छोड़ दिया, कम से कम 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको प्रैक्टिस करने जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, एक टॉपिक पढ़ा 50 क्वेश्चन, एक टॉपिक पढ़ा 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद ध्यान रखना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए यहां पे बता रहा हूं, आजकल का जो एग्जाम्स का सिनेरियो है जिसके अंदर बार बार बच्चे बोल रहे हैं कि लेवल चेंज होके आ गया, पैटर्न बदल के आ गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, उसका मैं आपको एक थोड़ा सा उसको कंक्लूड करके बता देता हूं कि आप जब भी, एक तो डीआई आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, आपने अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक खोला, सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस खोला, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नंबर ऑफ टाइप्स चाहे मत पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मल चीजें देख लो आप कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस जब एमआरपी दे रखा तो क्या होता है, एमआरपी में से डिस्काउंट घटाएंगे तो क्या होता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंसेप्ट क्या है, मतलब वो बेसिक कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। और प्रैक्टिस करो क्या, उस टॉपिक का डीआई, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे 2 डीआई खोले, सोल्व कर लिए, आपका जो बेसिक है वो अपने आप रिवाइज हो जाएगा सारा। उसके बाद उस पे डाटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन करो, 10 15 20 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी जरूर करो। हो सके तो क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, ये आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लगभग हर एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1-2 क्वेश्चन मैंने पीएफआरडीए में देखे हैं, और पीएफआरडीए और सेबी सेम से ही पैटर्न रहता है दोनों का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो प्रैक्टिस करना है आपको, कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो उस टॉपिक से 2-3 डीआई, 2-4 क्वेश्चन, 10 15 20 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी और 10 15 20 क्वेश्चन क्वांटिटी कंपैरिजन के जरूर पढ़ो, ठीक है। इससे आपका वो टॉपिक का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा और पेपर में इतना मुश्किल नहीं पूछता यार, कर लोगे, ठीक है। मैंने खुद दिए हैं सेबी पीएफआरडीए, तो इतना मुश्किल नहीं है, आराम से कर पाओगे अगर आपने इस पे मेहनत कर ली तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ध्यान रखिए छोड़ना नहीं है, इनके अलावा दूसरे अर्थमेटिक के टॉपिक भी पढ़िए, बट जब उनको पढ़ो तो उन पे बेस्ड सिर्फ डीआई,
डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन 2-2 4-4 घंटे लगा के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जैसे टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं, उन पे थोड़ा सा और फोकस करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कि सोर्सेज की, ये सब चीजें हम पढ़ें तो पढ़े कहां से, ठीक है। तो ये 2 बुक है, एक डॉक्टर RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक ये आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये अरुण शर्मा की बुक है। तो इन दोनों बुक्स का आप सहारा ले सकते हो, जहां पे आपको डाटा सफिशिएंसी और डाटा इंटरप्रिटेशन उन सब के सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी को चाहिए कि बुक्स में तो बहुत वो दे रखा है, बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई हमें ट्रिक भी मिल जाए, या हमें थोड़ा सा एक होता है ना कि चीजें ढूंढनी ना पड़े और एक ही जगह पे अगर सारी चीजें मिल जाए, क्वेश्चन भी मिल जाए, कंसेप्ट भी मिल जाए, प्रैक्टिस के लिए क्विज भी मिल जाए और कोई उनका अगर दिक्कत आए तो सॉल्यूशन भी बता दे, तो इसमें फिर एडिटअप आपकी हेल्प कर सकता है। हमारा कोर्स भी है, उस कोर्स में आपको क्या क्या दिया गया है, इसमें कंसेप्ट वाइज वीडियो होंगी सारी एवरी टॉपिक की, आपको पूरा सिलेबस दिया गया है कोर्स के अंदर, तो बट चुनिंदा टॉपिक आप पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें PYQ इंक्लूडेड क्वेश्चन होंगे, अपडेटेड न्यू पैटर्न वाले जितने भी है, दूसरे एग्जाम्स के भी हैं सेबी के अलावा भी, उससे आइडिया आ जाता है कि ऐसी ऐसी चीजें भी पूछी जा सकती है। तीसरा क्या है, टॉपिक वाइज क्विज़ मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस का झंझट आपका खत्म हो जाएगा और फिर आपको कोई दिक्कत आए तो डाउट सॉल्यूशन के लिए आपको डिस्कशन फॉर्म मिल जाएगा, ये आपको एडिटअप वाले कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, जिसको कोर्स में जाना है कोर्स में भी जा सकता है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजी फॉर रीजनिंग क्या होनी चाहिए रीजनिंग के लिए। अब रीजनिंग के लिए भी सेम है वही चीजें, ठीक है, बट सबसे पहले तो ये सिलेबस है आपका, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, मशीन इनपुट और एक आध क्वेश्चन एनालिटिकल से आता है, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, इनसे 1-2 क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो अब इनको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, अगेन फिर से स्टार्ट करो PYQ से। PYQ से पढ़ने का फायदा क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि एनालाइज करना आसान रहेगा चीजों को। अब जैसे मैं कहूं कि पजल है, अब जब आप पूरा प्रीवियस ईयर पेपर में पजल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉक्स वाली पूछ रहा है, ये मंथ ईयर वाली पूछ रहा है, या वो फिर आपको फ्लोर वाली पूछ रहा है, या आजकल आ रही है जो दूसरे एग्जाम्स में फ्लैट वाली पजल आ रही है, या वो पूछ रहा है, या फिर ब्लड रिलेशन पे बेस्ड पजल है, या डायरेक्शन पे बेस्ड पजल है, या रैंकिंग पे इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मतलब PYQ से ही आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, तो इसीलिए जरूरी है PYQ पढ़ना, ठीक है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ठीक है। मोस्टली हिस्सा आपके एग्जाम का इन्हीं टॉपिक से कवर होता है। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन शामिल नहीं किया, मैंने यहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आप पजल्स की प्रैक्टिस करो तो पजल आपको सिर्फ बॉक्स वाली, मंथ वाली, फ्लोर वाली, फ्लैट वाली ये नहीं पढ़नी, आपको ब्लड रिलेशन पे भी पजल देखनी है, आपको रैंकिंग पे भी पजल देखनी है, आपको डायरेक्शन सेंस पे भी पजल देखनी है। तो ये सारा हिस्सा पजल में कवर कर लेना आप, ठीक है ना, तो वहां से फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। और बेसिक से पढ़िए अगेन फिर से, और फिर आप कहोगे कि सर इसमें क्या बेसिक होता है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ बेसिक होता है। इनइक्वालिटी के अंदर बेसिक होता है, आपको जो साइंस दिए जाते हैं उन साइंस में आपको कुछ पॉसिबिलिटी के केस बनते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सा साइन सेलेक्ट करना है, 2 एलिमेंट के बीच में ग्रेटर देन भी दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल भी दे रखा है, समझ रहे हो। अगर ब्लॉक का केस आ जाए तो कितने केस बनेंगे पॉसिबिलिटी के, ये सारा बेसिक ही तो है, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, आपको जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, ए की प्लेस वैल्यू क्या है, बी की क्या है, सी की क्या है, डी की क्या है, और उसी से आप जब किसी वर्ड को किसी वर्ड से आपको कोड किया गया है, आप पता ही नहीं कर पाओगे जब तक आपको उनकी प्लेस वैल्यू नहीं पता होगा कि लॉजिक क्या यूज हो रहा है, समझ रहे हो। तो वो बेसिक है, वो काम आएगा आपके, ठीक है। तो उन पे करिए, इस बहम में मत रहिए कि जब एग्जाम में पेपर मिलेगा तो उस पर लिख लूंगा ऐसे। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं और फिर देख देख के कंपेयर करते हैं। अरे कितना टाइम ले जाएगा, वो बहुत ज्यादा ले जाएगा। अभी घर पे एक दिन 15 मिनट मेहनत कर लो इस पे, तो एग्जाम में अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा, देखते लॉजिक पता चल जाएगा ऐसे सेकंडों में, समझ रहे हो। तो बेसिक से आपको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखिए, प्रैक्टिस एटलीस्ट 50 क्वेश्चन सभी से, ठीक है, कम से कम ज्यादा नहीं है, 6-7 टॉपिक है तो 400-500 क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करने हैं यार, 3 दिन में निपटा दोगे जब मन में आएगा तो, ठीक है। और ध्यान रखो भाई, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल,
ये रेगुलर बेस पे होना चाहिए, ठीक है। हर रोज 2 सीटिंग अरेंजमेंट, 2 पजल पक्का, जब तक एग्जाम नहीं होता सोल्व करने, ठीक है। ध्यान रखो सीटिंग अरेंजमेंट में सारी है, रो वाली है, ट्रायंगुलर वाली है, स्क्वायर वाली है, रेक्टेंगल वाली है, डबल रो है, ठीक है, और सर्कल वाली है, कुछ इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ आउटसाइड, सब पूछा जाता है ये, ठीक है। और पजल के अंदर शामिल करिए कि डेली एक पजल तो मैं नॉर्मल वाली करूंगा, एक कभी रैंकिंग पे करूंगा सोल्व, कभी डायरेक्शन पे करूंगा, कभी ब्लड रिलेशन पे करूंगा, कभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे करूंगा, मतलब इस टाइप का कुछ आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कम से कम अगर 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन तो इसी से पूछ लेता है वो, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से। तो इसको बनाओ, और आसान है बनाना अगर प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछेगा, मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, मैं भी इस एग्जाम में शामिल था पिछले वाले में, तो अनुभव के आधार पे बता रहा हूं, बना सकते हो आराम से एग्जाम के अंदर, लेकिन घर पे प्रैक्टिस होगी तब, ठीक है भाई। बात समझ में आई सबको? चलो अब सोर्सेज क्या होने चाहिए, सोर्सेज ये आपके सामने है, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग ये आर एस अग्रवाल की बुक है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये अरुण शर्मा है, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बच्चों को लगता है कि मैं सीटिंग अरेंजमेंट या पजल वगैरह कहाँ से करूं, तो ये मैजिकल बॉक्स ऑन पजल्स, ये मैजिकल बुक ऑन पजल, ये एक बुक है जिसमें आपको पजल रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लगता है कि सॉल्यूशन अच्छा नहीं है, बहुत लंबा सॉल्यूशन है, और मुझे तो थोड़ा सा उसमें समझना है कि क्या अप्रोच डायरेक्टली, कई बार ये नहीं पता चलता ना कि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है, बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी आती होगी कि यही नहीं मालूम चल रहा कि क्वेश्चन स्टार्ट कहां से होगा, समझ रहे हो, कि किस इंफॉर्मेशन के आधार पे स्टार्ट करूं, या इनइक्वालिटी है तो कैसे सिर्फ स्क्रीन पे देख के ही सोल्व करूं मैं। तो इन सब चीजों में आपकी हेल्प कर सकता है एडुटैप का ये कोर्स, ठीक है, जिसमें वही सब चीजें हैं, सारी वीडियोस मिलेंगी आपको एवरी टॉपिक की, ठीक है। जितने भी हैं सारे के सारे टॉपिक कवर किए हैं जो सिलेबस में है, ऐसा नहीं है कि चुनिंदा टॉपिक है, पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर किया है। पीवाईक्यू इंक्लूडेड क्वेश्चन होंगे, अपडेटेड न्यू पैटर्न जितने भी हैं सब इसमें इंक्लूड है, और आपका प्रैक्टिस के लिए आपको क्विजेज मिल रही है यहाँ पे, और साथ में आपको डिस्कशन फोरम प्रोवाइड किया गया है जिसमें 24 आवर के अंदर आपके डाउट्स का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वांट और रीजनिंग में कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी हमारी। और सबसे बड़ी बच्चे बार बार जो पूछ रहे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जिससे आराम से क्वालिफाई हो जाए, 30% आ जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, उन पर मेहनत करिए, एग्जाम बहुत जल्द ही आपका होने वाला है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सब चीजों पर मेहनत करके आप इस पेपर से आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। चलो अब डिस्कशन करते हैं इंग्लिश सेक्शन का, और नरवीर सर आपको बताएंगे इंग्लिश के सेक्शन के बारे में। Thank you, Vishnu sir. Hello everyone and welcome to EduTab once again, guys. So guys, you very well know the phase 1 exam for SEBI grade A is on 20th of February. Okay, we do not have a lot of time left in this exam. So guys, as Mr. Vishnu told you the strategy for quantitative aptitude as well as reasoning. Now in further we will be discussing the strategy for English section, how you should prepare for English section, what type of questions you may face in the exam, which are the important topics that you should target right now, and that should be our strategy in the next 20-25 days looking at the paper 1 of this exam. So guys, as you very well know, last year SEBI had changed the pattern. They had made this paper 1 qualifying paper. That means you only have to score 30% marks, as Mr. Vishnu also told you. So guys, you should strategize your attempt, that you should not target 80 out of 80. You should target a score that will definitively get you beyond the cutoff marks, but it should not also be a problem for you to get to that 30% marks. So that should be a strategy first of all in your head. And what important topics that you need to prepare, that's what we have been discussing you in this session with you in this session, guys. So let's start with the strategy for English section, and what do you need and what do you what you should look for in this particular section. So guys, first of all, we can segregate the whole paper into these 3 different verticals. They will be testing you on 3 basic qualities. First is your grammatical accuracy, second is your understanding and your memorization of your vocabulary, and third is your comprehension ability. And in your grammar, in your vocabulary, in your comprehension ability, they will be focusing on these aspects. In grammar, you should have the concept clarity. You should know the rules, you should know the basics of your structuring of a sentence,
what are the specific rules that are to be followed while you are discussing your while you are finding your errors in your question or sentence improvement. Now in your vocabulary based questions, you need to memorize the meaning of the words, and there will be two different types of questions. One would be synonyms and antonyms in your reading comprehension, and second would be word rearrangement. They would give you a sentence where 4 words would be bold, and you may have to rearrange those words to make it a logical sentence. And in your comprehension ability, obviously they'll be giving you one reading comprehension passage. They'll be giving you either a cloze test or a rearrangement that that we call parajumbles. So we have to be prepared for all the types of questions that we may face in this exam. Right. Now, discussing further, first of all, you should start, as Vishnu sir also told you should start with your PYQ. PYQ is very important, guys. That's how you basically get to understand what level of questions and what type of questions you may face in the exam. So start with your previous year question and then study in the given sequence. Now, what sequence am I talking about? If you haven't started preparing for this particular section, this is the sequence that you should follow. Now guys, I've segregated the whole syllabus for you here. Now, starting with parts of speech, followed by subject verb agreement, then nouns, pronouns. These topics are very important: tenses, conditional sentences, question tag, and preposition. Now these are very important topics. Mark them in red, so that you should follow these topics. You should try to work through these topics very importantly. Right. So understanding of parts of speech, then subject verb agreement, noun, pronoun. After that, tenses, conditional sentences, modals, question tag, preposition. These are very important questions. Complex preposition as well. Now these topics are usually seen, but in a few questions here and there. But these are the this is the whole syllabus of this paper. So you should be focusing on these topics, followed by synonyms, antonyms, which are very important. They will be given to you in your reading comprehension. You must practice reading comprehension questions. Now, phrasal verbs, cloze test, rearrangement, and parajumbles, as I told you, in comprehension passages. So these are 20 topics that you should look into if you are preparing for this exam seriously. And guys, what to do? Now, study in the given sequence. Sequences, you should not start straight away with conjunction, or you should not start straight away with advanced verb, or you should not start straight away with conditional sentences. Follow the sequence so that you are able to build up on the basics and you are able to deliver on the you are able to execute your preparation in the exam. So study in the given sequence, then study from basics. That is very important, guys. Unless you know the basics of your grammar, it would be impossible for you to detect the error in the exam. So guys, you need to study from basics. You need to get your concepts in order, so that you are able to confidently mark your answers there, not just with hit and trial method, but with a very solid and very structured framework of your execution. And practice at least 50 questions for every topic, as Mr. Vishnu also told you. Guys, if you practice 50 questions from every topic, that means 1,000 questions, roughly 1,000 questions, and 1,000 questions will get you there for the preparation of this exam. Now, although this is a huge list, but there are some selected topics that I've told you. These topics, then these 3 topics are very important: cloze test, rearrangement, and comprehension. The reason being, out of all the questions, you would have 7 questions for comprehension, you would have 5 questions for cloze test, and probably you will have 4 or 5 questions for rearrangement. So if I say, give or take, 12 to 15 questions are given on these 3 topics: cloze test, rearrangement, and comprehension. So that makes these topics very, very important for your exam. And the rest of the questions would be error detection, sentence improvement, word rearrangement, or column matching. So that is the strategy that you should be undertaking for this exam. Now guys, what are the important points to remember when you are covering your basics? See, all theories are important. Don't think that this theory is not important or that theory is not important. Every theory is important. Stress on key concepts. That is very important, guys. If you focus on key concepts of your syllabus, that makes it very easy for you to control your questions. Lesser known rules. These are very important, guys. There are certain rules in your grammar which are very lesser known rules, you can call them. For example, I'll just give an example. We usually, while comparing two bodies, we usually use objective pronoun. For example, she is taller than me. Now, this is grammatically wrong. The correct sentence is, she is taller than I am. Now, if you don't know the concept behind this, you'll not be able to execute it in the exam. So, basics,
focus on basics. You should understand the theories, the concepts that are given to you, and then focus on lesser known rules that would be given to you in the questions. Now, mock questions and previous year questions, once again I'm reiterating, they are very important for your preparation. Do not miss out the previous year questions or mock tests. They will definitely help you in your exam, and they will definitely help you in your strategy. Now guys, moving further, verticals for phase 1 I've discussed with you. Now I'm giving you, now guys, there are roughly around 4 weeks left for this exam, so I'm giving you a week-wise strategy that you can follow in these upcoming weeks so that you can focus on the exam. First week, start with verbs and tenses, subject, verb, agreement, noun and pronoun. You can cover that in 1 week very easily. Second week, you should follow through preposition, complex preposition, phrasal verbs and synonym antonyms. Now this 2 weeks, these are for your preparation. The next 2 weeks, they are very important. Start with rearrangement, practice a lot of rearrangement, close test, reading comprehension. They will definitely help you build up your confidence. And in the last week, this is what you should do. Every day, revise, mock test, cover some vocabulary. Every day, take one previous year paper, take a mock test. Again, go through your revision, go through some lesser known rules, go through some concepts, and again every day, probably focus on your revision, vocabulary and previous year questions. So you can segregate your last week into these 3 sections, right? 1, previous year paper, take some rest, do some vocabulary. Next, take a mock test, then get some rest, then practice, some theories, then again take a previous year paper. That would really help you build up your confidence in this exam, guys. So this was your week-wise strategy. Now, what are the books and sources that you can follow? Now guys, for your grammatical section, you can follow Renan Martin or Lucent's English. These 2 are very good books. So Renan Martin or Lucent's English grammar book, both books are good if you want to follow these books. For vocabulary, Word Power Made Easy, although it's a huge book, but you can at least start with somewhere so that you can get helped, or you can get into the habit of reading. So if you read every day, read newspaper articles, read newspaper editorials, for your comprehension as well as your vocabulary, both will be helped by this. So that is a better strategy. Start with some editorials that will help you with your current affairs, GA part as well as in your English section as well. So that's very important. And last but not the least, previous year questions, practice test and mock tests are very, very important, guys. Now, how we can help you, how EduTap helps you. Now guys, we have compiled and we have provided you a plug and play course where you can start from day 1 your preparation. So we have given you concept videos of all the topics, each and every concept, each and every rule, each and every theory has been discussed in this course for you, so that you can build up on your strategy, you can build up on your concepts, you can build up on your preparation. Then we have included previous year questions with the updated pattern based questions which was given in the last year, and you can understand the difference between the paper and what type of questions you may face in the exam. So that has been included in the course. Then we have given you topic wise quizzes for your practice so that you can focus on some specific topics as we discussed, comprehension, rearrangement. That will definitely help you. And guys, we provide you the discussion forum where your queries will be solved within 24 hours. So that will definitely help you. We give you the mentorship to prepare for this exam. Right. So guys, that was the preparation strategy for SEBI Grade A Phase 1 for the year 2022. For your paper 1, for quants, reasoning and English section, we have been receiving mails and calls over and over again. And that is why we came on, we came in this video, and through this video we wanted to discuss the complete strategy for phase 1. And I hope this will definitely help you in your preparation and in your journey. So guys, if you wish to contact us for anything, if you wish to inquire about our courses, you can call us on this number during the office hours, 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. and this is our website, guys, www.edutap.co.in. and guys, links for our courses have also been given in the description of the video. Don't miss out on those courses. These courses will definitely help you in your preparation as well as in your journey. So guys, having said that, I'll take your leave for this session. I hope this session was useful for you. If you have any doubts, if you have any queries, please feel free to write to us in the comment section of the video, or you can also drop us an email on the given address. So thank you so much once again for your precious time, and I wish you all the very best for your journey and for your success ahead. Thank you so much, guys.